और देश के 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर पड़े एनआईए के छापे में कई अहम दस्तावेज, धारदार हथियार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। साथ ही 106 पीएफआई समर्थकों की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छापों और गिरफ्तारी से तिलमिलाई पीएफआई ने आज केरल में बंद बुलाया है। बंद के दौरान केरल के अलग अलग शहरों में गाड़ियों को तोड़ा गया। ज्यादातर जगहों पर सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। कोच्चि, आलेप्पी, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, कुट्टायम और कुन्नूर, यहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएफआई ने सुबह से ही शाम को 6 बजे तक, यानी कि सुबह होते ही शाम को 6 बजे तक केरल में बंद का आह्वान किया है और इसी दौरान प्रदर्शन करते हुए बसों को निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, केरल ट्रांसपोर्ट की बसें, उनको निशाना बनाया गया। कई शहरों में सन्नाटा नजर आया है। हमारे सहयोगी टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी आ रही है राघवन? देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है गाड़ियों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए जब इस बंद का आह्वान पीएफआई ने किया था एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ, तो सरकार ने कहा था कि किसी भी तरह से जो यातायात है उसको बाधित नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस को इस बात के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि अगर कोई जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश करता, आम लोगों को परेशान करता, तो उसके खिलाफ केस बुक किए जाने चाहिए। लेकिन जो मलाबार रीजन है जहां पर पीएफआई का प्रेजेंस बहुत तगड़ा है, उसमें कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, ये सब जिले हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सुबह सुबह जो बसें वहां पर ऑपरेट हो रही थी, ऐसा पुलिस बता रही है। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम जरा एक और बड़ी खबर बता देते हैं राघवन। ये तमिलनाडु कोयम्बटूर में बीजेपी दफ्तर पर हमला किया गया है। बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की खबर है जहां पर बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है। अब देखना है कि क्या इसके पीछे वही वजह तो नहीं है जिसके चलते आपने केरल में देखा है किस तरह से हमले किए गए, क्योंकि कल चेन्नई, केरल समेत देश के 11 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ एनआईए की रेड हुई थी, जिसके बाद से जिस तरह से, इसके अलावा कोझिकोड में जिस तरह से जो अध्यक्ष हैं पीएफआई के अनीस अहमद, उन्होंने चाहे वो केंद्र सरकार हो, बीजेपी हो या फिर एनआईए, उसके खिलाफ जो जहर उगला था, क्या वो उसी का एक रिपरकशन है या फिर उसी का आप कह सकते हैं कि कहीं बदला लेने की कोशिश हुई है कि बीजेपी के दफ्तर को निशाना बनाया गया और पेट्रोल बम से हमला किया गया? तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है। राघवन हमारे साथ जुड़े। राघवन, इसके पीछे कौन है? क्या ये खुलकर सामने आया या फिर एक आकलन किया जा सकता है जो घटनाएं अभी आसपास हो रही है उसके मद्देनजर? जी बिल्कुल, देखिए इसके पीछे कौन है इस बात पे ज्यादा हमको गेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि ये साफ इंस्ट्रक्शन पीएफआई के सभी राज्य इकाइयों को दिया गया था कि आज बंद को किसी भी हालत में सफल बनाना है। तमिलनाडु में धीरे धीरे पीएफआई अपने पैर पसार रहा है, वहां पर भी अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश में है। इस वजह से कोयम्बटूर में कल भी हमने देखा कि पीएफआई के नेताओं पर एनआईए की रेड हुई थी। उसके बाद कोयम्बटूर में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था, उसका फॉल आउट है, कह सकते हैं कि आज वहां बीजेपी के ऑफिस को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि तमिलनाडु कोयम्बटूर में बीजेपी के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है और तस्वीर आप देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम की, ये राजधानी है केरल की, और वहां पर आप देखिए कि जो ऑटो रिक्शा है। अब बताइए कि जो गरीब इंसान इस ऑटो के जरिए अपना घर चलाता है, उस पर हमला करने का मतलब क्या होता है? पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने काम किया है, एनआईए ने काम किया तो आपके पास कोर्ट है, कोर्ट जाइए, विरोध प्रदर्शन करना है तो कीजिए, लेकिन आप क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं जहां पर पीएफआई खुद को ये कहते हैं कि वो देश में एकता, उसके अलावा जो डेवलपमेंट के काम करते हैं, सोशल वर्क का काम करते हैं? तो ये वो सोशल वर्कर हैं जो सोशली, जो लोग रोजगार कर रहे हैं, रिक्शा चलाकर अपना काम कर रहे हैं, उनके जो रोजगार के साधन है उसको निशाना बना रहे हैं। देखिए अमित, अगर आप पीएफआई की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले ये लिखा होता है कि वो जो सोसाइटी में सबसे डाउन ट्रॉडन है, वंचित है, उनके लिए काम करने के लिए, उनके हक के लिए लड़ने वाली पार्टी है। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जबरन बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। जो व्यक्ति एक दिन कमाता है, उसी दिन से उसकी रोजी चलती है। ऐसे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, हम तस्वीरों के जरिए साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं। तो कोशिश ये की जा रही है बिल्कुल, भले ही नाम पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और भले ही काम बताया जा रहा है कि सोशल वर्क है, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं वो बता रही है कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं और उनकी मंशा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन आपका।
हालांकि कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम संगठनों ने पीएफआई के बंद के कॉल पर सवाल भी खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, कई मुस्लिम संगठनों ने एनआईए की कार्रवाई को सही कदम बताते हुए पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर पीएफआई का समर्थन किया जा रहा है, कार्यकर्ता जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान में जहां पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने भी कहा है कि मुस्लिम युवकों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि एनआईए ने जो छापे और गिरफ्तारी की है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत की है। क्योंकि ये संगठन शुरू से ही सस्पेक्टेड रहा है कई मैटर्स में, इसके खिलाफ कई न्यूज़ में कई बार आ चुका है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं। देश में कई जगह दंगे भड़काने में भी ऐसे संगठनों का हाथ रहा है। एजेंसी जो देख रही है, अगर एजेंसी को सही इनपुट मिलता है तो करे कार्रवाई, हमें कोई एतराज नहीं। कानून बहुत जानने वाले लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एजेंसीज कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबूत मिले होंगे। स्ट्राइक वगैरह करना ये कोई किसी भी मसले का हल नहीं है। ये मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग की आवाज है जो पीएफआई के खिलाफ एनआईए के एक्शन को एकदम सही ठहरा रहा है। इतना ही नहीं, इस बयान में एक और आवाज सुनिए। ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से जारी बयान है जिसने एनआईए के एक्शन को देश हित में बताया है। इतना ही नहीं, मुसलमानों के संगठन ने पीएफआई पर बेहद गंभीर इल्जाम लगाते हुए लिखा है कि पीएफआई में कई पदाधिकारी पूर्व में प्रतिबंधित सिमी से ताल्लुक रखते हैं और सिमी भी कट्टर सल्फी वहाबी विचारधारा का ही पोषक रहा है। पीएफआई खुद को इस्लाम के रक्षक के रूप में पेश करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रणनीति देश और मुस्लिम दोनों के लिए हानिकारक है। ऑल इंडिया मुस्लिम महाज छापा मारने के सरकार के फैसले से सहमत है, ये मानते हुए कि देश के सर्वोत्तम हित में है। यदि ये कार्रवाई कानून के अनुपालन और आतंकवाद को रोकने के लिए की जा रही है तो सभी को धैर्य रखना चाहिए। मुसलमानों के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं की आवाज और ये बयान बता रहे हैं कि पीएफआई की पोल पूरे देश के सामने खुल चुकी है। 15 राज्यों में 202 जगहों पर पड़े छापे और 106 संदिग्ध गिरफ्तारी से तिलमिलाए। पीएफआई ने आज जुमे के दिन केरल में एक दिन के बंद का ऐलान किया है। बंद का आह्वान एनआईए के देशव्यापी छापेमारी के खिलाफ किया गया है। पीएफआई ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक केरल में बंद का ऐलान किया है। हालांकि पीएफआई की इस अपील पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। देखिए, केरल तो एक ऐसा राज्य है जिसमें ये समझिए कि मुस्लिम समर्थक सरकार है, उसमें हड़ताल करने से क्या फायदा। अगर आपको हड़ताल करनी है तो दिल्ली जैसी जगह में आओ, दिल्ली में बात करो जहां सुनवाई भी होगी। वहां तो आपकी समर्थक हुकूमत है, मुसलमानों की समर्थक हुकूमत है, उससे क्या फ़ायदा होगा। बजाय इसके कि जो लोग रोज़ाना की रोज़ी रोटी कमाते हैं उनको नुकसान होगा। ठेले, रेहड़ी पटरी वाले, रक्शे वाले, झल्ली वाले, उनको सबको एक दिन का नुकसान होगा। तो ये स्ट्राइक वगैरह करना ये कोई किसी भी मसले का हल नहीं है। आप अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ रोष जताना चाहते हैं, तो उसके और बहुत सारे तरीके हैं। आप बंद कर दें, ये बंद करना कोई सलूशन नहीं है। हमने मेरी भी 50 साल एज हो गई, मैंने देखा है बंद से कितना नुकसान होता है लोगों का, आप उसको सोच भी नहीं सकते। हड़ताल के आह्वान को समर्थन नहीं मिला तो पीएफआई ने दूसरी चाल चलनी शुरू कर दी। अब उसने महिलाओं को आगे कर दिया। ये तस्वीरें कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती की हैं, जहां एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। धरने में शामिल महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर आईं। सड़क जाम करने की कोशिश की तो पीएफआई समर्थकों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। पीएफआई गुरुवार सुबह से ही तिलमिलाई हुई है। उसके सहयोगी संगठन भी सख्ते में हैं, इसलिए सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जगहों पर तो छापेमारी कर रही टीम को पुलिस प्रोटेक्शन में निकालना पड़ा। पीएफआई की यही हरकतें उसे शक के दायरे में खड़ा करती हैं। जिस तेजी से पीएफआई समर्थकों ने छापेमारी वाली जगहों पर प्रदर्शन शुरू किए, उससे पता लगता है कि संगठन कितना तगड़ा नेटवर्क बना चुका है
यही वजह है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग और धर्मगुरु भी इस संगठन के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे हैं। क्योंकि ये संगठन शुरू से ही सस्पेक्टेड रहा है कई मैटर्स में। इसके खिलाफ कई न्यूज़ में कई बार आ चुका है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भी पाए जाते हैं। देश में कई जगह दंगे भड़काने में भी ऐसे संगठनों का हाथ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि ये कानून के तहत, एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसको सरकार का और एजेंसी का सपोर्ट करना चाहिए। और यदि कोई देश विरोधी गतिविधि में शामिल है तो हम सबको मिल करके उनके खिलाफ कोई जो कार्रवाई हो रही है उसके अंदर उसको सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी देश में अतिवादी संगठन हैं जो देश में नफरत का माहौल फैलाने की बातें करते हैं, यदि उनके खिलाफ एविडेंस है तो ऐसे संगठनों पर बैन लगाया जाए। और आज की तारीख में जो सर्च अभियान चल रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम का, दीगर एजेंसीज का, तो मैं इस मामले में सिर्फ देशवासियों से, खासतौर से मुस्लिम यूथ से अपील करूँगा कि संयम से काम लें। जो कार्रवाई हो रही है यदि वो कार्रवाई देश में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए की जा रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए की जा रही है तो उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि देश में जो माहौल नफरत का बना हुआ है, और अगर किसी भी संस्था के खिलाफ, ये पर्टिकुलर संस्था की बात नहीं है, किसी भी संस्था के खिलाफ अगर एविडेंस हैं और उनकी ये एस्टेब्लिश हुआ था कि उनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है या उनके लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, कानून के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में भी ये संगठन सक्रिय था और सुना अजमेर में होती है नहीं होती कार्रवाई तो एजेंसी ज़्यादा बेहतर जानती है, क्योंकि राजस्थान में कई जगह इस संगठन के कार्यकर्ता मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। अब वो सस्पेक्टेड है कि सत्ता के हैं तो ये तो सरकार या एजेंसीज के ऊपर है। पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट के तहत आधी रात के बाद करीब 1 बजे छापेमारी शुरू हुई और सुबह 5 बजे तक ऑपरेशन पैकअप हो गया। दिल्ली से केरल तक, मणिपुर से लेकर पुडुचेरी तक रेड्स हुई। 15 राज्यों में छापेमारी की गई। इन छापों के दौरान पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी को बेहद खुफिया तरीके से प्लान किया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।